नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरे प्यार में का 14वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले और कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 14वां भाग शुरू करते हैं। रात को डिनर टेबल पर हंस थोड़ा गुमसुम सा है, चुपचाप खाना खा रहा है। यह देखा उसके पापा अभिलाष ने। साधारणतया हंस ऐसा करता नहीं है, क्योंकि डिनर टेबल पर बैठ करके ही तो दिन भर की बातें होती हैं। हॉस्पिटल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, डांस एकेडमी में क्या हुआ, इन सब के बारे में बात करने का यही तो एक शुभ अवसर होता है। इसमें भी डॉक्टर अभिलाष प्रत्येक दिन समय पर घर आ ही नहीं पाता। आज सोनाली ने विशेष कर बुलाया है, क्योंकि हंस के बारे में बात करनी है। सोनाली तो जानती है कि हंस किस बारे में सोच रहा है, मगर डॉक्टर अभिलाष को अभी कुछ भी नहीं पता है। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद डॉक्टर अभिलाष ने पूछा, हंस बेटा, तुम आज इतने गंभीर क्यों हो? हमेशा तो डिनर टेबल पर दिन भर की घटना के बारे में तुम विस्तार से मुझे बताते हो, मुझसे भी हॉस्पिटल के बारे में पूछते हो। आज क्या हुआ, इतना चुपचाप हो करके खाना खा रहे हो? इतनी देर बाद नज़र उठा करके हंस ने अपने पापा की ओर देखा तो अभिलाष को लगा हंस की आंखों में कुछ तो है, समझ में आ रहा है, मगर क्या है जिसके कारण इतना चुपचाप है? तुम्हारी आंखों में एक उदासी की झलक दिख रही है, थोड़ा सा डर भी समाया हुआ है। क्या हुआ हंस? मुझसे सारी बातें बताओ, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। पापा, आप सारी बातें सुन करके मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? हंस करके अभिलाष ने कहा। ऐसी कौन सी बात हो गई जो सुन करके नाराज हो जाऊंगा? मेरा बेटा हंस ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता, फिर भी जो बातें हैं बताओ। लगभग बातों को चबाते चबाते हंस ने कहना शुरू किया, पापा, मुझे अपने असली, मेरा मतलब जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके बारे में पता चल गया। निवाला मुंह में डालते डालते अचानक बीच रास्ते पर ही डॉक्टर अभिलाष का हाथ रुक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसने हंस की ओर देख करके कहा, सच पता चल गया? मगर किसने बताया तुम्हें? नानी जी ने बताया पापा। यह नानी जी कौन है और कहां से मिल गई? बीच में सोनाली ने कहा। नानी जी का मतलब तबस्सुम की मम्मी मुमताज मैडम ने बताया हंस को अपने घर में बुला करके, मगर मैंने तो सबको मना कर दिया था। फिर क्यों बताया? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है डॉक्टर अभिलाष के चेहरे पर। पापा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, केवल मम्मी पापा के बारे में कहा है। उनके मन में अपराध बोध का एक बोझ था, जिसके कारण वह ठीक से जी नहीं पा रही थी, इसलिए मुझसे माफ़ी मांगी। मगर इतना सब हो जाने के बाद माफ़ी मांगने का कारण क्या है? पापा, उनको डर था कि कभी यह सच पता चलने पर मैं अपने मम्मी पापा से नफरत ना करने लग जाऊं। उन्होंने हाथ जोड़ करके मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हारी मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तुम मुझे माफ़ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, मगर अपने मम्मी पापा को माफ़ कर देना। जिसका मुझे डर था वही हो गया। मैं नहीं चाहता था कि यह सच तुम्हें कभी पता चले। मगर क्यों पापा? मेरे जन्म का सच तो मुझे पता चलना ही चाहिए। आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? सच जानने के बाद तुम यह सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, यही सोच करके नहीं बताया था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एकेडमी जाना बंद कर दो, तबस्सुम और कुमार के साथ डांस करना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे कैरियर में कोई बाधा उत्पन्न हो। पापा, आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं। कौन सी पूरी बात बेटा? आपको यह डर था कि अगर मुझे असली मम्मी पापा के बारे में पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को छोड़ करके चला जाऊंगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं पापा? अपनी आंखें झुका करके अभिलाष ने कहा, यह सच है बेटा। हमें डर था कि तुम हमें कहीं छोड़ करके ना चले जाओ। तुम्हारे साथ जीने की आदत पड़ गई है। अब अगर तुम नहीं रहोगे तो हम जी नहीं पाएंगे। मुझे बहुत दुख है पापा। आप लोगों ने मुझे इतना गलत समझा, मुझे इतना स्वार्थी समझा। जिस मम्मी पापा के कारण आज मैं जिंदा हूं और आज इस मुकाम पर हूं, उनको छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूं? आपको इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर?
हंस भावुक होने लगा और उसकी आंखें गीली होने लगी। हंस के सिर पर हाथ फेरते हुए डॉक्टर अभिलाष ने कहा, मुझे गलत मत समझो बेटा, तुम्हारे प्रति हमारा मोह इतना बढ़ गया था कि हम तुमसे अलग रहना सोच ही नहीं पा रहे थे। हम थोड़ा स्वार्थी हो गए थे, केवल अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। भला कोई बच्चा अपने असली मम्मी पापा को छोड़ करके रह सकता है क्या? हमें तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता के बारे में भी सोचना चाहिए था। वेरी सॉरी बेटा। सॉरी मत कहिए पापा, मेरे असली मम्मी पापा तो आप दोनों हो। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को छोड़ करके चला जाऊंगा? तुम्हें यह बात कब पता चली बेटा? लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए और तुमने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया। अपने मन में बातें ले करके घुट घुट करके जी रहे हो। इतनी देर बाद सोनाली ने कहा, आज भी कहाँ बताया? वो तो मुझे आशा से पता चला। आश्चर्य से अभिलाष ने कहा, आशा से पता चला मतलब? आशा को भी सब पता है क्या? नहीं, हर रविवार को हंस अपनी बहन और मम्मी पापा से मिलने जाता है और वहीं से लंच करके आता है। हंस का लंच आशा ले जा करके गरीब बच्चों को खिला देती है, मगर मुझे कुछ भी नहीं बताया। आशा ने पूछा तो हंस ने बहाना बना दिया, मगर आशा से पहले आ करके मैंने लंच रखा हुआ टेबल पर आज देख लिया तो आशा से पूछा, हंस ने लंच क्यों नहीं किया? तब आशा के मुंह से अचानक बात निकल गई कि हंस 1 महीने से प्रत्येक रविवार को लंच नहीं कर रहा है। हंस से पूछने पर मुझे सारा सच बता दिया। इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं है। हंस, तुमने यह अच्छा नहीं किया बेटा, तुम्हें पहले से ही मुझे बता देना चाहिए था। पापा, आपको मैं बता देता तो आप मुझे अपनी बहन तरन्नुम से मिलने जाने देते क्या? हंस की बात सुन करके अभिलाष बिल्कुल चुप हो गया तो सोनाली ने कहा, हंस ने जो भी किया है सही किया है। उसे अपनी बहन और मम्मी पापा से मिलने का पूरा हक है। उसने उसे पाल पोस करके बड़ा किया, हमने उसे पाल पोस करके बड़ा किया, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि उसके असली मम्मी पापा से वह नहीं मिल सकता है। हम छोटे दिल के हैं अभिलाष, हंस बड़ा दिल का है, इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को माफ कर दिया और उनसे मिलने जाता है। पापा, मैंने गलत किया क्या? आप ही बताइए, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। सोनाली की बात सुनकर के अभिलाष सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने तो इस पहलू पर कभी सोचा ही नहीं, केवल अपने सुख के बारे में सोचा। हंस का दुख, उसके मम्मी पापा का दुख समझने की कोशिश नहीं की। इतना स्वार्थी मैं कैसे हो गया? एक डॉक्टर हो करके, डॉक्टर बन करके दूसरों का दुख दूर करता हूं, मगर अपने बेटे के दुख को नहीं समझ पाया। नहीं, मुझे अब दिल बड़ा करके एक फैसला सही लेना पड़ेगा, जिससे कि हंस को और उसके असली मम्मी पापा को थोड़ी सी खुशी मिले। पापा, आप एकदम चुप हो गए, मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। मैंने गलत किया क्या? दुखी होकर के हंस ने कहा। मुस्कुरा करके हंस के सिर पर हाथ रखते हुए अभिलाष ने कहा, मेरा हंस बेटा कभी गलत कर सकता है क्या? तुमने जो भी किया है सब सही किया है बेटा। तुम्हारे जैसे इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा, जो तुम सोच पाए हम नहीं सोच पाए। खुश हो करके हंस ने कहा, फिर मैं अपनी बहन से और मम्मी पापा से मिलने जा सकता हूँ पापा? हंस, तुम्हें अब एक निर्णय लेना पड़ेगा। कौन सा निर्णय लेना पड़ेगा पापा? हंस सोच में पड़ गया। तुम्हें हमारे पास रहना है या फिर अपने असली मम्मी पापा के पास जाना है? दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। 2 नाव में सवार होके इंसान चल नहीं सकता है। पापा, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। ऐसा करने से तो तुम्हारी बहन और मम्मी पापा को बहुत दुख होगा। एक डॉक्टर हो करके मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। हम दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते बेटा। हमारी ओर से तुम आज़ाद हो। तुम चाहो तो अपने असली मम्मी पापा के पास जा करके रह सकते हो। जो भी निर्णय लेना तुम्हें सोच समझ करके लेना है। मैंने कह दिया ना पापा कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है, इतना बड़ा किया है पाल पोस करके, तभी तो मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। हम डॉक्टर्स का काम ही है लोगों की नई जिंदगी देना। हमने तुम्हें नई जिंदगी दी, इसके लिए तुम्हें एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। बात है भावना की। तुम्हारे मन में कैसी भावना है यह तो केवल तुम ही समझ सकते हो। आप लोगों से मुझे प्यार है। बचपन से आज तक मैंने आप दोनों को ही मम्मी पापा जाना है। अगर अचानक पता चल जाएगा कि मेरे मम्मी पापा कोई और हैं तो इस बात को मान लेना इतना आसान नहीं है। पापा,
स्विच ऑफ स्विच ऑन की बात नहीं है। आप लोगों के लिए मेरे मन में जो भावना है उसे मैं स्विच ऑफ करके बंद नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। मैं हर वीकेंड में जा करके अपनी बहन से, मम्मी पापा से और दादा दादी से मिलूंगा। बस इतना ही मेरी इच्छा है। मैं अपनी बहन के लिए बड़े भाई की जो जिम्मेदारी है सब निभाना चाहता हूँ। जरूरत पड़े तो मम्मी पापा के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। खुश होकर के अभिलाष ने कहा, मेरे हंस से मुझे यही उम्मीद थी। इंसानियत की भावना तुम्हारे अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। तुम अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटना। अपनी बहन, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नानी, सब के लिए अपना कर्तव्य निभाना। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। मैं इस विषय को लेकर के तबस्सुम और कुमार से बैठ करके आराम से बात करूंगा। केवल वीकेंड में नहीं, तुम्हारा जब भी मन हो उनसे मिलने जा सकते हो बेटा। तुम्हें अगर कभी उनके साथ कुछ दिन रहने का मन हो तो रहना, इससे उनको बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, एक और बात, अगले रविवार को तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ और सबके साथ लंच करेंगे। तुम अपनी नानी को भी बुला लेना। और हाँ हंस, यह बात राज रखना, अचानक जा करके उनको मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज से तुम दोनों घर का बेटा हो। दोहरी जिम्मेदारी निभाना तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं होगी बेटा। हंस खुशी से उठ करके अपने पापा के गले लग गया। अभिलाष ने भी अपने बेटे को बाहों में भर लिया। यह दृश्य देख करके सोनाली की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। भीगी हुई आंखें और चेहरे पर मुस्कान लेकर के हंस ने कहा, मुश्किल नहीं पापा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। दुनिया के बच्चों में सबसे ज्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ पापा। मुझे एक नहीं दो दो मम्मी पापा मिले और दोनों से बहुत प्यार है। नानी ने अच्छा ही किया था मुझे पार्क में छोड़ करके। अगर मुझे पार्क में नहीं छोड़ती तो आप लोग मुझे नहीं मिलते। ईश्वर ने मेरी किस्मत अच्छी लिखी है। इतना प्यार कितनों के नसीब में होता है। आगे बढ़ करके हंस को गले लगाते हुए सोनाली ने कहा, मेरा प्यारा बेटा, हम भी तो बहुत किस्मत वाले हैं कि तुम जैसे बेटे को हमारी गोद में डाल दिया था भगवान ने। इतनी अच्छी संतान कितने माँ बाप को नसीब होती है। अब हम कभी पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे। जो बीत गई सो बात गई। थैंक यू मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे गलत नहीं समझा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था जो आज हट गया है। सॉरी, मैंने आप लोगों से झूठ कहा। इसे झूठ नहीं कहते हैं बेटा। इस झूठ के पीछे तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा था। तुम्हारी इस भावना का हम सम्मान करते हैं। मुस्कुरा करके अभिलाष ने कहा तो हंस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल उठी। एक लंबी सांस लेकर के सोनाली भी मुस्कुरा करके मंत्रमुग्ध होकर के दोनों को देखने लगी। सोमवार को कॉलेज जा करके अवसर मिलते ही हंस ने मयूरी को सारी बातें बता दी। हंस तो रविवार से ही यह बात मयूरी को बताने के लिए अधीर था, मगर पापा से बात किए बिना नहीं बताना चाहता था। रात को भी उसे बताना ठीक नहीं लगा, इसलिए कॉलेज जाते समय ही सोच लिया था कि आज मयूरी से यह बात अवश्य बताना है। उसके मन में खुशी इतनी थी कि उसे खैर रखते नहीं बन रहा था। हंस ये सारी बातें सुन करके आश्चर्य से मयूरी का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ देर तक तो उससे खुशी के मारे कुछ कहते ही नहीं बना। उसका मन सोच की गलियों में भटकने लगा। हंस तबस्सुम मैम और कुमार सर का बेटा है, तभी तो बचपन से ही उसके अंदर एक अच्छे नर्तक के सारे गुण छुपे हुए हैं। मैं भी कई बार सोचती थी कि इतने गुण उसमें कहां से आ गए हैं। यह बात बिल्कुल सिद्ध है कि जेनेटिक गुण बच्चों में आता है। इसलिए मैं अक्सर सोचती थी कौन होंगे हंस के माता पिता। अपनी मम्मी से अभिमन्यु की कहानी सुनी है। अभिमन्यु को भी तो अपनी मां के गर्भ में युद्ध के बहुत गुण मिले थे। चक्रव्यूह भेदने का गुण भी गर्भ में ही मिला था। हंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक तरह इतने अच्छे और प्रसिद्ध नृत्यांगना और नर्तक का बेटा, तो दूसरी तरफ इतने सफल और नामी डॉक्टर्स का बेटा। सच में हंस तो किस्मत लेकर के पैदा हुआ है। उसके दोनों माता पिता ही कितना प्यार करते हैं उससे। इधर हमारे पापा को देखो, मैं एक सफल डांसर हूं मगर कभी भी प्यार के दो शब्द नहीं बोलते मेरे साथ बैठ करके। ऊपर से कितनी खरी खोटी बातें सुनाते रहते हैं मेरे डांस को लेकर के। खैर, मुझे एक इतना अच्छा दोस्त और साथी डांसर मिला है, यह क्या कम बात है। इंसान को दुख को
कभी बड़ा करके नहीं देखना चाहिए। जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसे हमेशा दिल से महसूस करना चाहिए। मयूरी बातें सुन करके चुपचाप कुछ सोच रही है। यह हंस ने देखा तो हंस ने कहा, मेरी कहानी सुन करके तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या मयूरी? चुपचाप कुछ सोचे जा रही हो। जवाब में कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें मेरी कहानी अच्छी लगी या बुरी लगी? तुम्हें खुशी है या दुख है? कुछ तो बोलो। हंस की बात सुन करके मयूरी जैसे नींद से जाग उठी। उसने हंस की ओर मुस्कुरा करके देखते हुए कहा, मैं इतनी खुश हूं कि सोच की दुनिया में ही उलझ गई। सचमुच हंस, तुम किस्मत लेकर के पैदा हुए हो। तुम्हें दोनों तरफ से कितना प्यार मिल रहा है। मुझे देखो, मेरे पापा को मेरा डांस करना पसंद ही नहीं आता है। कभी मुझे पास बैठा करके अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। कहते कहते मयूरी उदास हो गई। मयूरी को उदास देख करके हंस ने उसका हाथ पकड़ करके कहा, मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में खुशी नहीं दे पा रहा हूं। मुझे मालूम है एक दोस्त का प्यार और अपने पापा का प्यार अलग होता है, मगर मयूरी जो नहीं है उसके लिए सोच करके दुखी होने से अच्छा है कि जो हाथों में है उस बात को लेकर के खुश हुआ जाए। मैं बिल्कुल यही बात सोच रही थी। मुझे तुम्हारे जैसा एक दोस्त मिला, एक साथी डांसर मिला, तबस्सुम मैम और कुमार सर जैसे गुरु मिले। मुझे इन बातों की खुशी मनानी चाहिए, ना कि अपने पापा को लेकर के दुख मनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं जानता हूं मयूरी कि तुम बहुत सकारात्मक विचार रखती हो। तुम्हारी मम्मी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करती हैं और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। इस बात से खुश रहा करो। सचमुच हंस, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मुस्कुरा करके मयूरी की ओर देख करके हंस ने कहा, क्या केवल दोस्त हूं और कुछ नहीं? हंस को छेड़ने के लिए मयूरी ने कहा, नहीं और कुछ नहीं। कॉलेज में दोस्त हो और डांस एकेडमी में साथी डांसर हो, और क्या? अच्छा, सारी बातें भूल गई। हाथ पकड़ करके कहा था आई लव यू। हंस, वह क्या यूं ही? हाँ, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कैसी परीक्षा ले रही थी? यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो या केवल दोस्त मानते हो। तुम्हारी बातों में विरोधाभास है। अभी कहा कि मुझे केवल दोस्त मानती हो, फिर कह रही हो कि परीक्षा ले रही थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कौन सी बात सही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धू, अगर कोई लड़का दोस्त है तो क्या उसके साथ कोई लड़की हमेशा घूमती रहती है? तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मगर प्यार भी बहुत करते हो। जीवन साथी के रूप में तुम्हारे आत्मविश्वास में किसी के बारे में सोच भी नहीं पाती। अच्छा मयूरी, हमारी शादी की बात हुई तो तुम्हारे पापा बीच में कोई फसाद खड़ा तो नहीं करेंगे? मुझे मालूम है फसाद खड़ा करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से तैयार हूं। उनको शंख ज्यादा पसंद है क्योंकि डॉक्टर बन करके अपने हॉस्पिटल में आ जाएगा। शंख अपने मम्मी पापा की संपत्ति का वारिस है। यह मैं नहीं कह रही हूं, मेरे पापा का कहना है। मेरे पापा का मन संपत्ति के अलावा और कुछ नहीं दिखाता है। ऐसे में फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें अच्छे से मालूम है बचपन से मैं काफी विद्रोही स्वभाव की हूं। अगर पापा ने ज्यादा कुछ फसाद खड़ा किया तो मैं घर छोड़ करके मम्मी को लेकर के कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। यह सब बाद की बात है। तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा को, मेरा मतलब है तबस्सुम मैम और कुमार सर को, अगर सारी बातें पता चलेंगी तो उन लोगों को कितनी खुशी होगी। सोच करके ही मुझे गुदगुदी सी हो रही है। हाँ मयूरी, सोच करके मुझे भी गुदगुदी सी हो रही है। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे दो दो मम्मी पापा का प्यार मिला। मैं भी बहुत लकी हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हाँ बिल्कुल लकी हो, मगर किस संदर्भ में? मुस्कुरा करके हंस की आंखों में देख करके मयूरी ने कहा, मुझे भी दो दो सासू माँ और ससुर जी से प्यार मिलेगा। आज तक दुनिया में ऐसा किसी को नहीं मिला, इसलिए मैं दुनिया की सबसे किस्मत वाली बहू बनने जा रही हूँ। अरे वाह, मेरे मम्मी पापा की बहू, बहुत आगे की सोच ली तुमने तो। हंस ने मयूरी को छेड़ने के लिए कहा, तुम्हें जलन हो रही है क्या? हंस की आंखों में देख करके मयूरी ने कहा। हंस ने मुस्कुरा करके कहा, थोड़ी थोड़ी हो रही है। दो सासू माँ, दो ससुर जी का प्यार दुलार और सपोर्ट पा करके तुम्हें तो मुझे समय देने का ही मौका नहीं मिलेगा। शादी के बाद तो मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाऊंगा। मुंह चिढ़ा करके मयूरी ने कहा, अच्छा ही होगा, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे नहीं रहने पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा, तुम आगे रहना। हंस की बातें सुन करके मयूरी जोर जोर से हंस पड़ी थी, साथ साथ हंस भी हंस पड़ा था। घर आकर के मयूरी ने देखा मम्मी पापा और दोनों आज घर में हैं।
और ड्राइंग रूम में बैठ करके कुछ बातें कर रहे हैं। खुशी खुशी मयूरी ने घर में प्रवेश किया और आकर के मम्मी के गले लग गई। मयूरी की मम्मी सुलेखा ने कहा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी खुश दिखाई दे रही है, आते ही मेरे गले लग गई। बात ही कुछ ऐसी है मम्मी, आप भी सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। मयूरी के पापा अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, ऐसी कौन सी खुशी की खबर लेकर के आई है कॉलेज से? पापा, बात सुनकर के आपको खुशी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर मम्मी को जरूर बहुत खुशी होगी। मम्मी पहले मुझे ठंडा ठंडा कुछ पिलाओ, मुझे प्यास भी लगी है, इसलिए पीते पीते बताती हूँ। सुलेखा उठ करके मयूरी के लिए नींबू की शरबत बनाने गई। मयूरी थोड़ी देर चुप बैठी, शरीर और मन शांत होने के लिए। सुलेखा ने मयूरी का हाथ में शरबत का गिलास देते हुए कहा, अब बताओ कौन सी खुशी की बात है जो तुम आज इतनी खुश दिखाई दे रही हो? मम्मी, हंस के असली मम्मी पापा, मतलब जिन्होंने हंस को जन्म दिया है, उनका पता चल गया। सुलेखा खुशी से लगभग उछल पड़ी। अपूर्व राय सिंघानी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। खुश होकर के सुलेखा ने पूछा, क्या यह सच है मयूरी? कौन है हंस के मम्मी पापा? अपूर्व ने पूछा, जल्दी से बताओ बेटा, कौन है उसके मम्मी पापा? उसके मम्मी है तबस्सुम मैम और पापा हैं कुमार सर। फिर से खुशी से उछलते हुए सुलेखा ने कहा, वाह, इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। इतने अच्छे और प्रसिद्ध डांसर के बेटे को तो एक दिन डांसर बनना ही था। मैं कई बार सोचती थी कि हंस में डांस का गुण बचपन से कैसे आया है, कैसे आया, अब समझ में आ रहा है। अपूर्व राय सिंघानी ने नाखुश होकर के कहा, मुझे पता था ऐसा ही होगा। डांसर का बेटा डांसर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, भले ही पालने वाले डॉक्टर हैं मगर जेनेटिक गुण कहा जाएगा। अपूर्व की बात सुनकर के सुलेखा ने तुनक करके कहा, डांसर का बेटा डांसर हुआ, इसमें बुरी बात क्या है? डांसर होना कोई पाप है क्या? पापा नहीं, मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। टैलेंटेड मम्मी पापा का बेटा टैलेंटेड है और डांसर का बेटा डांसर है। मुझे तो शंख बहुत अच्छा लगता है, जितना प्रतिभावान उतना ही अच्छा व्यक्तित्व। इतने देर बाद मयूरी ने गुस्से से कहा, यह प्रतिभा और व्यक्तित्व की प्रतियोगिता नहीं हो रही है। एक प्रसिद्ध डांसर बनने में भी बहुत मेहनत लगती है, वो भी एक प्रतिभा है। केवल पढ़ाई में अच्छा होने से ही प्रतिभा होती है? ऐसी गलत सोच क्यों है आपकी? सुलेखा ने कहा, अपने पापा की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतनी खुशी की बात पता चल गई, खुशी मनाओ बेटा। एक दिन उसी घर में तो तुम्हें जाना है बहू बन करके। खुश होकर के अपूर्व ने कहा, मैं भी तो चाहता हूं मेरी बेटी बहू बन करके डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी के घर में जाए। हाँ, मयूरी डॉक्टर के घर में बहू बन करके जाएगी, मगर हंस की पत्नी बन करके। केवल डॉक्टर के घर की बहू ही क्यों, तबस्सुम मैम और कुमार भार्गव के घर की बहू भी तो बनने वाली है मेरी बेटी। उसकी दो दो ससुराल होगी। केवल नसीब वालों के साथ ऐसा होता है। मेरी बेटी नसीब लेकर के पैदा हुई है। सुलेखा की बात सुनकर के मुंह बना करके अपूर्व ने कहा, मैं देखता हूं हंस से तुम मयूरी की शादी कैसे करती हो। जरूर दोनों की शादी के पहले बेटा पैदा हो गया था, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए पार्क में छोड़ दिया था। कैसे निर्दयी माँ बाप हैं। माँ बाप के चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है, उनके बच्चे का क्या चरित्र होगा। मयूरी गुस्से से बोल पड़ी, हंस के लिए आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। हंस बहुत अच्छे चरित्र वाला अच्छा इंसान है। इंसानियत उसमें कूट कूट करके भरी हुई है। और शादी मेरी है, मुझे किससे शादी करनी है मैं सोच लूंगी। एडल्ट दो लोगों को आप शादी करने से नहीं रोक सकते। आपने कोई पंगा किया तो मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगी। अपूर्व राय सिंघानी बेटी की बात सुन करके कुछ कहे बिना गुस्से से घर से निकल गया। सुलेखा और मयूरी एक दूसरे को देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगी। आजकल दोनों माँ बेटी पर अपूर्व राय सिंघानी की बातों का ज्यादा असर नहीं होता। कहते हैं ना कि सहते सहते इंसान की सहन शक्ति बढ़ जाती है। रविवार को तबस्सुम आजकल एकेडमी नहीं जाती, केवल कुमार भार्गव जाता है। तबस्सुम घर में रह करके हंस के लिए मनपसंद लंच बना करके टेबल पर सजा देती हैं और उसके आने का अधीरता से प्रतीक्षा करती हैं। हंस के दादा दादी भी हर रविवार को उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। आज भी सभी परिवार वाले हंस के लिए अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। हंस के दादाजी ने कहा, अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी बड़े अच्छे इंसान हैं, साथ साथ बहुत काबिल डॉक्टर भी हैं।
हैं। आज अगर हमें पोते का सुख मिल रहा है तो केवल उनके कारण। हम तो मरते दम तक उनके आभारी रहेंगे। कुमार बेटा, एक बार उनको लंच पर बुलाओ, थोड़ी देर उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। अपने पति की बात सुन करके हंस की दादी ने भी कहा, हाँ बेटा, मैंने भी कई बार सोचा है, तुम्हारे पापा ने कह दिया तो एक बार उनको बुला लो, साथ में हंस को भी बुलाना। तबस्सुम ने खुश होकर के कहा, हाँ मम्मी पापा, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी कई बार मन होता है मगर सब लोग व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैंने कहा नहीं। अम्मी और जरीना को भी बुला लेंगे, जरीना आपा खाना बनाने में मदद करेंगी। कुमार ने खुश हो करके कहा, अगर सब लोगों की यही इच्छा है तो अगले रविवार को हम उनको बुला लेंगे। हंस अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? समय तो हो गया है लंच का, आज पता नहीं क्यों देर कर रहा है। तबस्सुम ने कहा, कुमार तुम जरूरत से ज्यादा समय के पाबंद हो, थोड़ी सी देर हो गई तो क्या हो जाएगा। आज रविवार है इसलिए सब लोग सब कुछ आराम से ही करते हैं। शांति प्रिय वातावरण में सबकी बातचीत चल रही थी कि इतने में डोर बेल बजी। सबको समझ में आ गया कि हंस आया है। कुमार ने तुरंत उठ करके दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित होकर के देखता रह गया। सामने हंस के साथ डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ कुमार, हमें देख करके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? डर गए क्या? हंसते हुए डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, नहीं नहीं, हवाइयां नहीं उड़ रही हैं, चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी है। कभी सोचा ही नहीं था कि आप लोग आएंगे। अभी अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक दिन आप लोगों को लंच पर बुलाएं। ईश्वर को याद किया और साक्षात दर्शन हो गए। आइए आइए, अंदर आइए। आप सब खुशी खुशी मुस्कुरा करके कुमार ने सबका स्वागत किया। डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी को देख करके सब लोग उठ करके खड़े हो गए तो अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप लोग बैठ जाइए। मुझे देख करके खड़े क्यों हो रहे हैं? हम आपके ही बच्चे हैं। हंस के दादाजी ने कहा, थोड़ी देर पहले ही आप सबको हम याद कर रहे थे, याद करते ही आप लोग आज गए, ऐसा लगा जैसे चमत्कार हो गया। आप दोनों को देख करके बड़ी खुशी हुई। हमने सोचा आज सबके हिस्से का खाना हम खा जाएंगे। थोड़ा कम खाने से चलेगा ना अंकल? आज हम आपके साथ लंच करने वाले हैं, बिना बुलाए मेहमान की तरह। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? तबस्सुम ने खुश होकर के कहा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। हम थोड़ा कम खा लेंगे मगर मेहमानों को भूखे नहीं जाने देंगे। सोनाली ने कहा, किसने कहा हम मेहमान हैं? तुमने तो आते ही हमें मेहमान बना दिया। हम तो अपना घर समझ करके आए हैं। हमारे हंस बेटे का घर तो हमारा घर ही हुआ ना। खुश होकर के तबस्सुम ने कहा, बिल्कुल आप लोगों का ही घर है। ऐसे ही कभी कभी सरप्राइज देंगे, हमें तो बहुत खुशी होगी। आप लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, खाने में क्या बना है? तबस्सुम, मेरी बहना, बहुत जोर की भूख लगी है। सबकी ओर देख करके सोनाली ने कहा, पेटू आ गए आपके घर में, खाना कम पड़ जाएगा। तबस्सुम की अम्मी मुमताज बानो और जरीना दोनों अंदर के कमरे में थे। दोनों आज हंस और तरन्नुम से मिलने के लिए सुबह ही आ गई थी। आवाज सुनकर के दोनों निकल आए। आते ही जरीना ने कहा, खाना कैसे कम पड़ेगा? मेरे होते हुए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जा रही हूँ फिर से किचन में और खाना बनाती हूँ। अरे आप लोग कब आई? अच्छा हुआ आप लोगों के साथ यहीं पर मुलाकात हो गई। नहीं नहीं जरीना, जितना है उसी में हम बंटवारा कर लेंगे और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। मिल बांट करके खाने का मजा ही कुछ और है। सब लोग एक जगह बैठ करके खाएंगे, खुशी से ही आधा पेट भर जाएगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? थोड़ा कम खाने से भी चलेगा। सोनाली ने कहा, मैं किसी को कम खाने नहीं दूंगी। आज सब लोग पेट भर करके खाएंगे। खुशी से भूख भी ज्यादा लगती है। क्यों हंस बेटा, भूख लग गई है क्या? नहीं जरीना आंटी। मुमताज बानो सबके सामने आकर के बोली, कैसे हैं आप लोग डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर सोनाली? डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, अरे आप भी हैं यहाँ पर? सॉरी, सारी कमी पूरी हो गई। डॉक्टर भी हैं और पेशेंट भी हैं। खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपका चेकअप भी कर देंगे। मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, अभी चेकअप करने की जरूरत नहीं है। इतनी खुशी का माहौल हो तो फिर बीमारी डर करके दूर भाग जाती है। मुमताज बानो की बातें सुन करके सब हंस पड़े। हंस आगे बढ़ करके नानी के चरण छूने के लिए झुका तो मुमताज बानो ने उसे पकड़ करके बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारी जगह कदमों में नहीं है, दिल में है हंस बेटा। आओ, जी भर करके तुम्हें
दिल से लगा करके प्यार करूं। बहुत दिनों के बाद मिले हो तुम। हंस ने कहा, हमारी छुटकी बहन तरन्नुम कहाँ पर है? दोपहर का खाना खा करके थोड़ी देर सो जाती है, अभी मैं सुला रही थी उसे। तबस्सुम, खाने की तैयारी करो, तुम्हें पता है तुम्हारी गुड्डी रानी उठ जाएगी तो किसी को भी खाना खाने नहीं देगी, बिल्कुल शैतान की नानी है। हाँ, मैं अभी खाना लगाती हूँ, कुमार भार्गव ने कहा। आप लोग हाथ मुंह धोना चाहते हैं तो धो लीजिए, उसके बाद आइए डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बात कर लेंगे। सब लोग खाना खा करके आराम से बैठे, सबके चेहरे पर आज खुशी का उजाला है। तरन्नुम नींद से उठ गई तो हंस उसे बाहर घुमाने ले गया। हंस को देखते ही वह उसके गोद में आने के लिए मचलने लगती है और इशारा करके बाहर जाने की जिद करती है। सबसे पहले डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने बिना कोई भूमिका बांधे, मुझे पिछले रविवार को हंस से पता चला, उसे मालूम हो गया कि उसके असली मम्मी पापा कौन हैं। हम लोग आश्चर्यचकित होकर के डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी की ओर देखने लगे। कुमार भार्गव ने आश्चर्य हो करके कहा, तो हंस ने सब कुछ आप लोगों को बता दिया? सोनाली ने कहा, हंस डर रहा था हमसे बताने में, मगर घटना ही ऐसी घटी कि अपने आप बात सामने आ गई। ईश्वर की शायद यही इच्छा थी। तबस्सुम ने पूछा, क्या घटना घटी थी सोनाली? बहुत मजेदार किस्सा है, सब लोगों को सुन करके बड़ा मजा आएगा। तबस्सुम ने बेसब्र हो करके कहा, तो जल्दी से बताओ ना सोनाली जी। पिछले 1 महीने से हर रविवार को हंस आपके घर लंच करने आता था। घर में उसने कुछ नहीं बताया। आशा उसके लिए लंच बना करके टेबल पर रख करके जाती है। शाम को आकर के खाना वैसे का वैसा रखा है। देख करके आशा से पूछा तो हंस ने बहाना बना दिया। आशा खाना ले जा करके गरीबों को खिला देती है, मगर हमें कुछ नहीं बताया। एक दिन मैं आशा से पहले घर आ गई और आते ही देखा टेबल पर खाना रखा है। मैंने सोचा हंस के पेट में कोई बीमारी है, इसलिए भूख नहीं लग रही है। मुझे चिंता होने लगी, इसलिए मैंने हंस से, तो हंस झूठ नहीं बोल पाया। वह कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। उसने सारी बातें हमसे बता दी। कुमार भार्गव ने पूछा, हंस ने सच क्यों नहीं बताया? उसे डर था कि हम सुन करके नाराज हो जाएंगे। हमने उसे सच नहीं बताया, इसलिए हमसे नाराज भी हो गया था। हमने अपनी गलती स्वीकार की और हंस से कहा कि तुम चाहो तो अपनी असली मम्मी पापा के पास रह सकते हो। उसने क्या कहा सुन करके आप लोग हैरान हो जाएंगे। तबस्सुम ने पूछा, क्या कहा हंस ने? उसने कहा, मैं आप लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग ही मेरे असली मम्मी पापा हैं। बचपन से मैंने यही जाना है। मैं अपने मम्मी पापा से और बहन से मिलने हर रविवार को जाया करूंगा। हंस की बात सुन करके हम लोग इतने खुश हो गए कि हमने सोच लिया हंस केवल एक घर का बेटा बन करके नहीं रहेगा। हंस दोनों घर का बेटा है, इसलिए जहां इच्छा होगी रह सकता है। उसे निर्णय लेने की आज़ादी दे दी हमने। हंस बहुत खुश है हमारी बातें सुन करके, मगर अपने निर्णय पर अटल है। उसने कहा, मैं आप लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर कभी मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा दादा दादी को मेरी जरूरत होगी तो हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सोनाली की बात सुन करके तबस्सुम रोने लगी। कुमार भार्गव की आंखों में भी आंसू दिखने लगे। हंस के दादा दादी भी दोनों भावुक हो गए। मुमताज बानो तो ऐसी बैठी हैं, खुश हैं कि दुखी हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सबको चुप देख करके अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, माहौल में इतनी गंभीरता क्यों है? आज से हंस दोनों घर का बेटा है। उसका जब जहां रहने का मन होगा रहेगा। आने जाने का कोई रोक टोक नहीं है। सब लोग खुश हो करके नाचो गाओ। इतनी मातम मनाने की जरूरत नहीं है। इतने वर्षों के बाद जीवन में यह दिन आया है तो खुशियां मनाओ। हंस ने हमारे मन की संकीर्णता दूर कर दी। उसका बहुत बड़ा दिल है, उसके सामने हमारा दिल बहुत छोटा है। हम स्वार्थी हो गए थे उसे लेकर के, लेकिन उसने दिखा दिया कि इंसानियत स्वार्थ से ऊपर है। कुमार भार्गव उठ करके डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी के पास आया और हाथ पकड़ करके खड़ा हो गया और गले लगा लिया। बहुत भावुक हो करके उसने कहा, आप हमारे लिए ईश्वर के समान हैं डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी। आपने हमारे बेटे को दूसरी जिंदगी दी। आज हमारे बेटे से आपने एक बार और मिलने का शुभ अवसर दे दिया। अभी तक हम मन में अपराध बोध लेकर के हंस से मिलते थे, मगर आज दो परिवारों के बीच की दीवार गिर गई। सही में आप दोनों डॉक्टर इंसानियत के बहुत बड़े मिसाल हैं। ईश्वर सबका दिल इतना बड़ा कर दे तो दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा ही नहीं। हमें माफ कर दीजिए, आप लोगों से छुपा करके हंस से मिलना एक गुनाह था। नो कुमार भार्गव,
इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। आज कोई गुनाह नहीं हुआ, हम महसूस तो नहीं कर सकते मगर समझ सकते हैं कि अपने बेटे के सामने रह करके भी उसका परिचय नहीं दे पाना कितना कष्टदायक होता है। आप दोनों ने इतना बड़ा त्याग किया, फिर आप छोटे दिल के कैसे हो गए? आप दोनों बहुत बड़े दिल के हैं। हमारी खुशी के लिए आपने अपनी खुशी की बलि चढ़ाई। आप चाहते तो कानून का सहारा ले करके भी हंस को डिमांड कर सकते थे, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसे करते डॉक्टर अभिलाष, हंस को तो हमने मौत के मुंह में छोड़ दिया था, उसे तो जिंदगी आपने दी। कुमार, आज से डॉक्टर अभिलाष नहीं, केवल अभिलाष कहेंगे आप मुझे। हम दोनों दोस्त हैं और हमारे बीच में एक दोस्ताना माहौल हमेशा रहना चाहिए। हमारे बीच में दोस्ताना माहौल देख करके हंस को बड़ी खुशी होगी। हंस ने बचपन से लेकर के अब तक जितना दुख सहा है, उसके बदले हमें जितना हो सके उसे खुशी देनी है। दरवाजे के पास खड़ा होकर के हंस बातें सुन रहा था। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर भर के आ रहे थे। ऐसा दृश्य उसने पहली बार देखा है। अचानक तरन्नुम तोतली बोली में बोल पड़ी, हंस भैया चलो ना घर के अंदर, सबके साथ बैठो ना, मैं आपकी गोद में बैठूंगी। तरन्नुम की जिद पर हंस उसे घर के अंदर ले आया। तरन्नुम की आवाज सुनकर के सब ने दरवाजे की ओर देखा। हंस दरवाजे पर खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। सुख के दिन कब पंख लगा करके विहंग की भांत उड़ करके कब आंखों से ओझल हो जाते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होते। हंस के जीवन के सुख के दिन भी ठीक वैसे ही तीव्र गति से आगे की ओर निकल गए, पता ही नहीं चला। हंस और मयूरी ने एमए की डिग्री लेने के साथ साथ देश विदेश के नृत्य समारोह में इतने सफल हुए कि दोनों बहुत प्रसिद्ध हो गए। दोनों को चाहने वालों की संख्या देश विदेश में बहुत बढ़ गई। सही अर्थ में अब दोनों प्रसिद्ध क्लासिकल नर्तक और नृत्यांगना के रूप में बहुत ख्याति अर्जित की। दोनों ने मिलकर के जब एकेडमी बनाने की बात कही तो कुमार भार्गव और तबस्सुम ने सुन करके कहा, हमारी एकेडमी तो है, फिर दूसरी एकेडमी लखनऊ में बनाने का कोई अर्थ नहीं है। अगर एकेडमी बनाना ही है तो दूसरे शहरों में बनाओ, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दूसरी एकेडमी दिल्ली में स्थापित करो। दिल्ली में तुम दोनों के फैंस फॉलोइंग बहुत है। तबस्सुम ने कहा, हंस हमारी एकेडमी अम्मी तुम्हारे नाम से करना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि इस एकेडमी को तुम बहुत आगे बढ़ाओ और बुलंदियों तक ले जाओ। मम्मी की बात सुनकर के हंस ने कहा, मम्मी केवल तेरे नाम से होगी एकेडमी, मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसी एकेडमी हो जो मेरे और मयूरी के नाम से हो। मयूरी का भी यही सपना है, उसका सपना भी तो पूरा होना चाहिए। मैंने तो सोचा है कि एकेडमी के साथ साथ हम बच्चों के लिए एक हॉस्टल भी बनाएंगे, जहां से दूर शहर गांव से आकर के बच्चे रह सकें और शिक्षा के साथ साथ जिन्हें डांस सीखना पसंद है डांस भी सीख सकें। तबस्सुम एकेडमी आपके नाम है, तबस्सुम एकेडमी आपके नाम से है, आपके नाम से ही रहेगी। इसे आप और पापा मिलकर के चलाएंगे। नानी जी से मैं बात कर लूंगा। आखिर वही हुआ जो हंस ने चाहा। हंस की इच्छा के विरुद्ध जाकर के कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है कोई भी, चाहे अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी हो, चाहे तबस्सुम और कुमार भार्गव हो। हंस की नानी मुमताज बानो भी आजकल हंस की किसी बात को लेकर के किंचित भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते। इसलिए हंस ने जैसा कहा वैसा एकेडमी और हॉस्टल बनाने का कार्य कुमार भार्गव की देखरेख में शुरू हुआ। इस काम में डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सहयोग दिया। तबस्सुम की बेटी तरन्नुम अब बड़ी हो गई है, इसलिए उसकी इच्छा रहती है कि उसका भाई हंस सबके साथ एक ही घर में रहे। इसलिए हंस कभी उसके साथ उसी घर में रहता है और कभी डॉक्टर अभिलाष और सोनाली त्रिपाठी के घर में रहता है। दोनों घर में उसे बेटे का प्यार और सम्मान मिलता है। इस बात से आजकल हंस बहुत खुश रहता है। हंस और मयूरी की शादी लायक उम्र हो गई है, इसलिए उसके दोनों माता पिता शादी के लिए चिंतित होने लगे। चारों ने मिलकर के आखिर यह निर्णय लिया कि रिश्ता लेकर के मयूरी के घर जाएंगे। मयूरी की मां सुलेखा से इस
विषय पर बातचीत हुई तो खुशी से उन लोगों का स्वागत किया और रविवार को बुलाया, क्योंकि रविवार को ही मयूरी के पापा अपूर्व राय सिंघानी घर में रहते हैं। मौका देख करके सुलेखा ने अपने पति अपूर्व से इस बारे में बात की तो जवाब मिला, मैं तो चाहता हूं कि त्रिपाठी परिवार में हमारी मयूरी बहू बन करके जाए। उनका बेटा शंख भी आजकल काफी फेमस न्यूरोसर्जन हो गया है, शहर में उसका बहुत नाम है। मुझे उम्मीद है पूरे भारत में उसका नाम प्रसिद्ध होने में समय नहीं लगेगा। भला कौन लड़की के माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी ऐसे काबिल लड़के से हो। रविवार को उन सबको आने का निमंत्रण दे दो। केवल मेरे निमंत्रण देने से कैसे होगा अपूर्व, आखिर तुम लड़की के पिता हो, तुम्हारे निमंत्रण के बिना वो लोग कैसे आएंगे। एक और बात अपूर्व, यह रिश्ता शंख के लिए नहीं हंस के लिए आ रहा है। सबके सामने तुम ऐसी वैसी कोई बात मत करना, क्योंकि इस बार शंख और हंस दोनों आ रहे हैं साथ में। अभी मुझे कुछ कहना नहीं है, जो भी कहना है सबके सामने कहूंगा। अभी तो मैं उनको निमंत्रण दे देता हूं फोन पर। अपने पति की बात सुनकर के सुलेखा सोचने लगी, इतने समय के बाद आखिर अपूर्व तैयार हो गया मयूरी की शादी हंस से करने के लिए। लगता है अपूर्व में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, मैं सबको निमंत्रण दे देती हूं और तैयारी करती हूं उनका आव भगत करने के लिए। थैंक यू अपूर्व, इतने समय के बाद मेरी और मयूरी की इच्छा का मान देने के लिए। मयूरी मेरी भी तो बेटी है, मुझे भी उसकी चिंता है। मैं भी चाहता हूं कि उसका एक सुखी जीवन हो। अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, तुम तैयारी शुरू कर दो, परसों ही तो संडे है। अपूर्व घर से निकल गया ऑफिस के लिए और सुलेखा ने मुस्कुरा करके एक कागज और कलम लेकर के बैठ गई। किस किस चीज की जरूरत है, सभी मेहमानों को क्या क्या खिलाना है, लिस्ट बनाने के लिए। इधर शंख एक सफल न्यूरोसर्जन बन करके अपने पापा के हॉस्पिटल त्रिपाठी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया। जब शंख ने अपने पापा से रोजा के लिए बात की तो खुशी खुशी उसने रोजा को अपने हॉस्पिटल में एक जूनियर कार्डिक सर्जन के रूप में अपॉइंटमेंट दे दिया। रोजा बहुत खुश है, क्योंकि जब हॉस्पिटल में भी शंख के साथ रहेगी, दोनों का प्रेम अब इस हद तक परवान चढ़ चुका है कि दोनों अलग रहना नहीं चाहते। रोजा की मां इस बात से बहुत खुश हैं। वह भी रोजा के साथ लखनऊ आ गई और दोनों मिलकर के एक फ्लाइट किराए पर लेकर के सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। रोजा की मां को शंख बहुत पसंद है। किस मां को ऐसा काबिल लड़का पसंद नहीं आएगा। अपनी बेटी को लेकर के वह चिंतित रहती हैं, मगर आजकल डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी से मिलकर के कुछ हद तक उसकी चिंता दूर हो गई है। उसके मन में भी सपने पलने लगे हैं कि एक दिन त्रिपाठी परिवार की बहू बनेगी उसकी बेटी, और साथ साथ एक सफल कार्डियक सर्जन भी। जब गुरु अभिलाष त्रिपाठी जैसे इतने सफल कार्डिक सर्जन हो तो शिष्य का काबिल बनना निश्चित है। रोजा ने जब यह बात सुनी कि शंख के बड़े भाई हंस का रिश्ता तय होने वाला है तो उसे भी खुशी हुई, क्योंकि इसके बाद ही उसकी और शंख की बारी आने वाली है। हॉस्पिटल में शंख फुर्सत में अपने कमरे में बैठा था, इतने में रोजा ने दरवाजे पर आकर के कहा, मैं आई कम इन डॉक्टर शंख त्रिपाठी। शंख कुछ पढ़ रहा था, आंखें झुका करके उसने कहा, यस कम इन। कोई काम है क्या नर्स? जी डॉक्टर साहब, कुछ काम है इसलिए तो आई हूँ, वरना आप जैसे इतने बड़े डॉक्टर के पास आने की मेरी हिम्मत कहाँ होती है। मुस्कुरा करके रोजा ने कटाक्ष किया। कटाक्ष भरी बातें सुन करके शंख ने सर उठाया तो देखा सामने खड़ी होकर के रोजा मंद मंद मुस्कुरा रही है। उसने भी मुस्कुरा करके कहा, इतनी बड़ी कार्डिक सर्जन कब से नर्स बन गई? आइए नर्स बैठिए। इस नाचीज को कैसे याद किया? एक नाचीज ने दूसरे नाचीज को याद किया। लगता है अभी तुम फुर्सत में हो। हाँ, थोड़ी देर के बाद ही तो लंच होने वाला है। वैसे डॉक्टर लोगों के लिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ होता नहीं है, मगर आज जोरों की भूख लग रही है, इसलिए सोचा दोनों मिल करके आधे घंटे के लिए कॉफी हाउस में चले जाते हैं। कॉफी हाउस जाने की जरूरत क्या है, यहीं पर मंगा लेते हैं कॉफी। शंख, मुझे थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाने का मन कर रहा है, चलो ना थोड़ी देर के लिए। अभी तो कोई पेशेंट नहीं है, वैसे भी अब पेशेंट 4:30 बजे के बाद ही आने वाले हैं। ओके मैडम, चलिए। आपकी बात नहीं मानी तो फिर पता नहीं कितने दिन मुंह फुला करके रहोगी आप। दोनों कॉफी हाउस में कोने की टेबल पर बैठ गए। दोनों के हाथों में कॉफी की प्याली। दोनों कॉफी में धीरे धीरे चुस्की लगा रहे हैं, मगर चुपचाप भी हैं। रोजा ने शंख को चुप देख करके पहल की। शंख, अब लाइन क्लियर है
शंख, अब हमारी लाइन भी क्लियर हो जाएगी, मतलब हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। बहुत जल्दी है क्या शादी की? हंसते हुए शंख ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जल्दी नहीं है क्या? नहीं बाबा, मुझे तो शादी के झमेले में फंसना ही नहीं है। मैं तो जैसा हूं वैसे ही बहुत ठीक हूं, बिंदास हूं। अच्छा, तुम्हारे लिए शादी झमेला है? ठीक है, फिर बात क्लियर हो गई। मैं मम्मी को बता देती हूं। मम्मी ने कहा था उनकी जान पहचान वालों में कोई एक लड़का है जो अमेरिका में जॉब करता है और इंडियन लड़की से शादी करना चाहता है। मैंने मम्मी को मना कर दिया था, मगर आज जा करके उनको हाँ कर देती हूं। आंखें बड़ी बड़ी करके शंख ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं स्कूल के समय बहुत बड़ा गुंडा था। उस लड़के को सावधान रहने के लिए कह देना, उसे कहना इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चलने लायक नहीं बचेगा। शंख की बात सुनकर के रोजा मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें तो शादी नहीं करनी है, शादी के झंझट में फंसना नहीं है, मगर मुझे तो फंसना है। मैं तो तुम्हारे लिए जीवन भर कुमारी नहीं बैठ सकती। रोजा की ओर देख करके मुस्कुराते हुए शंख ने कहा, इस संडे को हंस का रिश्ता लेकर के जा रहे हैं मयूरी के घर। मम्मी पापा और अंकल आंटी, तुमने ठीक ही कहा, अब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा हमें। मैं भी जा रहा हूं उनके साथ, तुम्हें चलना है क्या? मैं वहां जा करके क्या करूंगी शंख? मैं तो जानती भी नहीं किसी को। वैसे भी मम्मी के साथ संडे को मेरा कुछ काम है, इसलिए हम दोनों थोड़ा बिजी रहेंगे। घर बाहर दोनों देखना पड़ता है, मम्मी अकेली कहां तक करेंगी। तुम हो करके आओ और आ करके मुझे बताना कैसे क्या हुआ, शादी की डेट कब पक्की हुई, सब कुछ बताऊंगा मेरे हुजूर। अब चलिए, बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। काफी पी ली, माइंड फ्रेश हो गया। काफी से माइंड फ्रेश हो गया या ग्रीन सिग्नल मिल गया है सुन के हो गया? शंख रोजा को देख करके हंसने लगा। शंख को हंसते हुए देख करके रोजा थोड़ी शर्मा गई और मुस्कुरा पड़ी। दोनों काफी हाउस से खुशी खुशी निकल पड़े। शंख गुनगुनाने लगा, दो दीवाने शहर में रात या दोपहर में आबोदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। आज डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी, डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी, तबस्सुम कुमार भार्गव, हंस और शंख सभी मयूरी के घर में उपस्थित हैं। हंस के लिए मयूरी का हाथ मांगने आए हैं। सभी ड्राइंग हॉल में एक जगह बैठे हैं। सबके चेहरे पर आज खुशी है, मगर एक चेहरा है जिस पर उदासी है, जो सबको दृष्टिगोचर हो रही है, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। मयूरी सबके लिए ट्रे में पानी के गिलास लेकर के आई। थोड़ी देर में मयूरी की मम्मी सुलेखा नींबू की शरबत करके आई और सबको देते हुए बोली, नींबू की ताजी शरबत है, अभी अभी बनाई है मैंने, उम्मीद है सबको पसंद आएगी। शरबत की गिलास लेते हुए डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, बिल्कुल पसंद आएगी, पहले शरबत पी करके थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेते हैं, तभी बातों में मिठास आएगी। सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, इनको मजाक करने की बहुत आदत है, इनकी बातों को आप लोग बिल्कुल भी गंभीरता से मत लेना। सोनाली जी, डॉक्टर अभिलाष से तो हमने जिंदा दिली सीखी है, उनके जीवन जीने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी में मजाक नहीं हो तो फिर कुछ तो कमी सी रह जाती है। मुस्कुराते हुए कुमार भार्गव ने कहा, भाई कुमार, आपने बिल्कुल सही कहा, जिंदा दिली ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदा दिली से हार्ट तंदुरुस्त रहता है। हार्ट पेशेंट को रोज मुझ पर बातें बतानी पड़ती है, खुद जिंदा दिल नहीं रहूं तो लोगों को क्या सिखाऊंगा। अब तुम घर को भी हॉस्पिटल मत बना देना अभिलाष। हम यहाँ पर जो बातें करने आए हैं पहले वह बातें कर लेते हैं, फिर जितने चाहे मजाक कर लेना, हॉस्पिटल की बातें कर लेना। हाँ सोनाली, तुमने बिल्कुल सही कहा है। तो मैं ही शुरुआत करता हूं। अपूर्व राय सिंघानी की ओर देख करके अभिलाष त्रिपाठी ने शुरुआत की। अपूर्व साहब, आपको तो पता ही है हम किस लिए आए हैं, आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं हंस के लिए। अपूर्व राय सिंघानी कुछ देर चुप रहा तो सुलेखा ने कहा, आपके मांगने से पहले ही हमने दे दिए मयूरी के हाथ हंस के हाथों में। आप तो शादी की तारीख पक्की करिए। मुझे आपकी राय मालूम है सुलेखा जी, मगर अपूर्व साहब की राय भी जानना जरूरी है। अपूर्व राय सिंघानी ने बिना मुस्कुराए ही कहा, मुझे अपनी बेटी का हाथ देने से कोई इनकार नहीं है, मगर आपके बेटे शंख के हाथों में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, मगर छोटी बहू। अपूर्व राय सिंघानी की बात सुन करके पूरे ड्राइंग हॉल में स्तब्धता छा गई, जिसे कहते हैं बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं आश्चर्य से।
किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं है। मयूरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, कुछ बोलने जा रही थी मगर उसकी माँ सुलेखा ने उसे इशारा करके चुप रहने के लिए कहा। हंस तो बिल्कुल गूंगा बन करके बैठ गया। इतने बड़े लोगों के सामने उसे कहने का साहस भी नहीं है। उसे मालूम है जो भी कहना है उसके मम्मी पापा ही कहेंगे। सब चुप हैं मगर शंख को अपूर्व राय सिंघानी की बेतुकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, अंकल आपने मुझसे पूछा है कि मुझे मयूरी से शादी करनी है कि नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा, बच्चों की शादी तो मम्मी पापा ही तय करते हैं। मेरी इच्छा है मयूरी की शादी आपसे हो। अंकल आपको पता नहीं है क्या मयूरी और हंस एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी बचपन से। बचपन का प्यार कोई प्यार होता है क्या? बचपन में तो खेल खेल एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और बड़ा होकर के पसंद बदल भी जाती है। बचपन की पसंद के हिसाब से तो शादी नहीं हो सकती है। दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने कभी मयूरी और हंस से इस बारे में पूछा है क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सब लोग एक जगह एकत्र हैं, अभी मैंने सबके सामने बता दिया। मयूरी कुछ बोलने जा रही थी मगर शंख ने कहा, मयूरी अभी तुम कुछ नहीं कहोगी, जो भी कहना है मुझे कहने दो। अंकल हंस मेरा बड़ा भाई है, आज उसकी शादी का रिश्ता लेकर के आए हैं सब लोग। आप मुझसे पूछे बगैर अपनी मर्जी मुझ पर थोपना चाहते हैं। आपने क्या सबको कठपुतली समझा है? मयूरी एक सफल इंटरनेशनल लेवल की नृत्यांगना है, एडल्ट है। अपनी मर्जी उस पर आप कैसे थोप सकते हैं? आपको मालूम है अगर उसने कानून का सहारा लिया तो क्या हो सकता है? मेरा भाई हंस बहुत विनम्र स्वभाव का है, इसलिए चुप बैठा है। अगर उसकी जगह मैं होता तो पता नहीं क्या होता। आपको यह शादी मंजूर है कि नहीं, स्पष्ट कहिए। मुझे हंस के साथ अपनी बेटी की शादी मंजूर नहीं है। जिसके माता पिता शादी से पहले ही बच्चे पैदा करते हैं उनका क्या चरित्र होता है? उनके बच्चे के चरित्र का भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे लड़के से शादी करके मेरी बेटी कभी सुखी नहीं हो पाएगी। अपना और अपनी पत्नी तबस्सुम का अपमान होते देख करके कुमार भार्गव और चुप नहीं रह सका। उसने क्रोध संवरण करते हुए कहा, आप हमारे मुंह पर हमें अपमान कर रहे हैं। अपूर्व साहब, अगर हमने कोई गलती भी की है तो अभी अपनी गलती सुधार ली और हम दोनों पति पत्नी हैं। हमने अपने बेटे को भी स्वीकार कर लिया है। अगर हम किसी और से शादी करते तो आप कह सकते थे कि हमारा कोई चरित्र नहीं है, मगर हमने ऐसा तो नहीं किया। अभी आप दोनों ने शादी कर ली तो क्या उससे सच झूठ तो नहीं हो जाएगा? सच तो सच ही रहेगा। आपका बेटा एक नाजायज औलाद ही कहलाएगा। इतना अपमान भरा शब्द सुन करके इस बार तबस्सुम क्रोधित होकर के बोल पड़ी, कुमार चलो यहाँ से। इतना अपमान सहना मेरे लिए संभव नहीं है। अपने हंस को मेरे सामने कोई नाजायज औलाद कहे, यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी देर बाद मयूरी के धैर्य की सीमा टूटी। उसने क्रोध में चिल्ला करके कहा, पापा आपको अगर शादी मंजूर नहीं है तो आप जा सकते हैं। आपसे बिना पूछे ही हम शादी कर लेंगे। पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर हंस के मम्मी पापा के हिसाब से कोई पार्टी कर लेंगे। उस पार्टी में आपको बिल्कुल आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अपूर्व राय सिंघानी चिल्लाया, मेरे घर में रह करके यह शादी कभी नहीं हो सकती है। मैं यह होने नहीं दूंगा। अगर शंख के साथ शादी होगी तो खुशी खुशी मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूं। इतनी देर डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसने शांति से ही कहा, अपूर्व साहब, आप मयूरी की हंस से शादी करने के लिए तैयार नहीं है मगर शंख के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। आखिर आपकी बेटी बहू बन करके हमारे घर में ही तो आएगी। एक घर के दो बेटों में से एक को तो आप इतना अपमान कर रहे हैं, फिर हमारे घर में आपकी बेटी सुखी कैसे रहेगी? आपकी फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आई। मयूरी ने उत्तर दिया, त्रिपाठी अंकल, फिलॉसफी मैं समझाती हूँ। मेरे पापा की संपत्ति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको लगता है आपकी जितनी संपत्ति है सब शंख को मिलने वाली है, इसलिए मेरी शादी शंख से करने में आपत्ति नहीं है। इनके लिए शादी भी एक बिजनेस है। हंसते हुए डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, मेरे पास जितनी संपत्ति है उससे कहीं ज्यादा हंस के पास है और मुझे पूरा विश्वास है कि हंस की संपत्ति और बढ़ने वाली है। रहा सवाल मेरी संपत्ति का, तो मेरी संपत्ति दोनों बेटों को बराबर मिलेगी। इतनी देर बाद हंस ने कहा, नहीं पापा, आपकी संपत्ति आपकी रहेगी। मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। आपने
हमें इस लायक बनाया। इस संपत्ति से बढ़ करके कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। आप चाहें तो शंख को दे देना, मुझे संपत्ति का कोई लालच नहीं है। शंख तुरंत बोल पड़ा, वाह बिग ब्रो, तुमने मुझे इतना लालची समझा है क्या? मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए किया तो मुझे भी तो इस लायक बनाया है कि मैं संपत्ति कमा सकता हूं। मम्मी पापा की जो संपत्ति है उनके नाम ही रहेगी, उस संपत्ति का बंटवारा कभी नहीं होगा। अपने पति की ओर देख करके सुलेखा ने कहा, अपूर्व, तुमने दोनों बच्चों की बातें सुन ली। तुम्हारे जैसे सब लोग संपत्ति के पीछे नहीं भागते हैं, पता नहीं संपत्ति लेकर के तुम कहां जाने वाले हो। जो भी हो सुलेखा, मयूरी की शादी मैं हंस से करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। दुनिया का 8वां अजूबा है कि एक बच्चे के दो दो माता पिता हैं। मेरे दोस्त अगर सुनेंगे तो मेरी हंसी उड़ाएंगे। अगर शंख के लिए इन लोग तैयार हैं तो मैं शादी की तैयारी शुरू कर सकता हूं। दोबारा अपमान भरी बातें सुन करके शंख उठ खड़ा हो गया और अपूर्व राय सिंघानी की ओर देख करके बोला, अंकल अभी आपके घर में हैं, इसलिए आपके अपमान का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं। मगर एक बात सुन लीजिए अच्छे से, मेरी शादी भी तय हो गई है किसी और लड़की से जो मेरे हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जन है। पहले हंस और मयूरी की शादी होगी, उसके बाद हम दोनों की शादी होगी, चाहे आप तैयार हो या ना हो। सोनाली ने कहा, शंख तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हंस और मयूरी की शादी हमारे घर से होगी। सुलेखा ने सोनाली का हाथ पकड़ करके कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सोनाली जी, आप शादी की तैयारी करिए। मयूरी की शादी हंस से होगी और आपके घर से ही होगी। मयूरी के पापा अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे, मगर शादी जरूर होगी। अपूर्व राय सिंघानी ने क्रोधित होकर के कहा, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं होगी, तुम भी अपने रहने की व्यवस्था कर लो। क्रोध से सुलेखा की आंखें लाल हो गई, वह चिल्ला पड़ी, इस घर में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। मुझे इस घर से निकाल करके देखो। पहले तो मैं सोचती थी यह घर छोड़ करके मयूरी के साथ कहीं और रहूंगी, मगर अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि इसी घर में रहूंगी और अपनी मर्जी से रहूंगी। अगर तुमने मुझे धमकी दी तो तुम्हारे नाम से होम वायलेंस का एक FIR और दर्ज करा दूंगी मैं। सुलेखा को शांत करते हुए सोनाली ने कहा, आप शांत हो जाइए सुलेखा जी, हम आपके साथ हैं। अगर यह दिन कभी आएगा तो हम गवाह बनेंगे, आपको अपना अधिकार पूरा मिलेगा, हमारा पक्का वादा रहा। अब आप हमारी समधिन बनने वाली हैं, इसलिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे हम हर सुख दुख में। तबस्सुम भी उठ करके सुलेखा के पास आई और हाथ पकड़ करके बोली, आपकी बेटी चाहे मेरे घर में रहे, चाहे डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी के घर में रहे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि हमेशा खुश रहेगी, उसे प्यार की कमी नहीं होगी। आंखों में आंसू लिए सुलेखा ने कहा, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप जैसे शरीफ लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इतनी सफलता के बाद भी आप लोग इतने विनम्र हैं, मगर इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो धन संपत्ति कमा करके इतने घमंडी हो जाते हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते। मेरी जिंदगी तो गुजर गई, मगर मयूरी के साथ मैं बुरा होने नहीं दूंगी। जीवन के अंतिम सांस तक मैं मयूरी के लिए लड़ूंगी। मम्मी, अब मैं छोटी नहीं रही, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे और कुछ नहीं। कुमार भार्गव ने कहा, हम सब आपके साथ हैं सुलेखा जी, अब से आप हमारी रिश्तेदार हैं और इस रिश्ते की मिठास हमेशा बनी रहेगी। आप हमारे लिए कौन सी मिठाई लेकर के आए हैं, मिठाई खिलाइए। सब लोग मिल करके एक साथ मुंह मीठा करते हैं और शादी पक्की समझ लीजिए। यह शादी लखनऊ के सबसे अच्छा 5 स्टार होटल में होगा। आप जिसे जिसे निमंत्रण पत्र भेजना चाहती हैं भेजिए। इसी महीने के 18 तारीख को हम यह शादी करना चाहते हैं। इस शादी के बाद दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होने वाली है उसमें हंस और मयूरी को परफॉर्मेंस देना है, उसकी तैयारी भी जोर शोर से करनी है। शादी के बाद दोनों का पहला परफॉर्मेंस होने वाला है। अगर इस प्रतियोगिता में दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो राष्ट्रपति से सर्टिफिकेट मिलेगा और एक बड़ी रकम पुरस्कार स्वरूप मिलेगी। क्या डॉक्टर साहब, क्यों डॉक्टर साहब, आपको कोई एतराज तो नहीं है इस शादी से? हो करके हंसते हुए डॉक्टर अभिलाष ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, मेरा बस चले तो मैं आज ही दोनों की शादी कर दूं, मगर शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मयूरी को तो मैं बहू मान चुका हूं। इतनी देर बाद मुस्कुराते हुए मयूरी ने कहा, पापा आप मुझे बहू क्यों मान रहे हैं? आपकी कोई बेटी नहीं है, मैं आपकी बेटी
नहीं बन सकती क्या? सोनाली ने कहा। सही कहा मयूरी ने, हमारे 2 बेटे की शादी होगी और 2 बेटी हमारे घर में आएंगी। सबकी बातें सुनकर के अपूर्व राय सिंघानी गुस्से से दंदनाता हुआ घर से निकल गया। उसे जाते हुए देख करके सब लोग एक दूसरे को देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। सुलेखा और मयूरी ने तो थोड़ी राहत की सांस ली। अपूर्व राय सिंघानी के जाते ही माहौल से तनाव सारा दूर हो गया। सब लोग को मिठाई खाने का इंतजार था, इसलिए सब लोग मिठाई देख करके मिठाई पर टूट पड़े। पुरुष अहम पर इतना आघात लगा कि अपूर्व राय सिंघानी अपने क्रोध को संवार नहीं पाया। सब लोगों की समक्ष अपनी बेटी और पत्नी के द्वारा जो हार मिली है उस बात को पचा नहीं पा रहा है। कहां जाना है पता नहीं है, मगर कार लेकर के निरुद्देश निकल पड़ा। कार चलाते चलाते पहले सोचा कि किसी बार में जा करके जम करके पिएगा, फिर लगा कि अधिक पी करके बेहोश हो गए तो सुबह के समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर फोटो के साथ समाचार आएगा तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वैसे भी शहर का जाना माना बिजनेसमैन है तो नमक मिर्च लगा करके समाचार छापा जाएगा। अंत में कार जा करके रुकी एक कॉफी हाउस के सामने। कॉफी पीते पीते अपूर्व राय सिंघानी का मन सोच की गलियों में भटकने लगा। मयूरी की शादी हंस से हो जाएगी तो मयूरी और सुलेखा दोनों मेरी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। ऐसे में तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। कोशिश तो मैंने बहुत कर ली मगर मयूरी और सुलेखा के विचार बदल नहीं पाया। बेहतर है कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैंने सबके सामने हंस और उसके मम्मी पापा को बहुत अपमानित किया। मयूरी ने इस समय कुछ नहीं कहा, मगर शादी के बाद वह मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मयूरी का साथ मैंने कभी नहीं दिया। आज मयूरी जो भी है अपनी माँ के कारण है, फिर क्यों मानेगी मेरी बात? मुझे पता है मयूरी और सुलेखा मुझे कभी माफ नहीं करने वाली। मुझे इस तरह हंस और उसके पापा मम्मी का अपमान नहीं करना चाहिए था। वैसे हंस में क्या बुराई है, इतना सफल इंटरनेशनल लेवल का डांसर है। उसके मम्मी पापा भी सफल डांसर हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। पहले उसके मम्मी पापा के बारे में मुझे पता नहीं था, मगर अब तो पता चल गया है। हंस और उसके मम्मी पापा मुझसे कोई रिश्ता नहीं भी रखेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस उम्र में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मुझे उन दोनों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैं क्षमा मांग लूंगा तो हो सकता है मयूरी और सुलेखा मुझे क्षमा कर दें। अपनी कार लेकर के अपूर्व राय सिंघानी सीधा घर पहुंचा। मयूरी और सुलेखा दोनों मिलकर के शादी में किसे किसे निमंत्रण पत्र भेजना है, क्या क्या खरीदारी करनी है, कौन कौन से गहने लेने हैं आदि के बारे में तालिका बना रही थी। आज दोनों बहुत खुश दिख रही हैं, इसलिए दोनों हंस हंस करके बातें कर रही थी। इतने में दरवाजा खुला और उदास चेहरा लेकर के सिर झुका करके घर में प्रवेश हुआ। अपूर्व राय सिंघानी, सुलेखा और मयूरी ने अपूर्व राय सिंघानी को इतना उदास और सिर झुका हुआ देख करके एक दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है आखिर उसे क्या हुआ है। दोनों को पता है कि अपूर्व राय सिंघानी को उन दोनों से लड़ना झगड़ना बहुत ही मामूली सी बात लगती है और एक तरह से आदत सी पड़ गई है। अपूर्व राय सिंघानी आकर के सोफे पर चुपचाप बैठ गया और सोफे से सिर टिका करके आंखें बंद कर ली। पापा की ऐसी हालत देख करके मयूरी को थोड़ी चिंता हुई और बुरा भी लगा। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ पापा? आप बहुत थके हुए से लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? मयूरी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया अपूर्व राय सिंघानी ने, वैसे ही आंखें बंद करके बैठा रहा। पास आकर के मयूरी ने हिलाते हुए कहा, पापा क्या हो गया आपको? ऐसा लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अपूर्व राय सिंघानी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, सीने में दर्द हो रहा है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। थोड़ी देर आराम करने से सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सीने में दर्द हो रहा है सुनकर के सुलेखा को चिंता हुई। वह भी उठ करके अपने पति के पास आई और पास बैठते हुए बोली, कब से दर्द हो रहा है सीने में? घर से तो मैं ठीक ही निकला था, मगर कॉफी हाउस में बैठ करके ही थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, इसलिए घर चला आया। पहले भी कभी हुआ है या फिर आज ही हुआ है? पहले भी 1-2 बार हुआ है, मगर कुछ देर बाद ठीक भी हो
गया है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर को भी नहीं बताया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अपूर्व। हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, मैं उनको बुला ले, चेकअप करके बता देंगे क्या हुआ है और मेडिसिन भी दे देंगे, ठीक हो जाएगा। सुलेखा, मुझे एक पेन किलर दे दो, पेन किलर खाने से ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, पहले डॉक्टर को दिखा दीजिए, उसके बाद डॉक्टर जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वही मेडिसिन खाना। मम्मी, आप डॉक्टर अंकल को फोन कर दो। चेकअप करके फैमिली डॉक्टर ने बताया कि अभी तो मैं मेडिसिन लिख रहा हूं, मगर कल हॉस्पिटल जा करके एक बार सारा टेस्ट कराना पड़ेगा। ईईजी और ईसीजी कराना बहुत आवश्यक है। अभी जो मेडिसिन लिख करके मैंने दिया है सुलेखा जी, अभी मंगा लीजिए और अपूर्व साहब को दे दीजिए, उससे आप रात को आराम मिल जाएगा। कल सारा चेकअप करा लेना, अभी मैं चलता हूं। डॉक्टर के चले जाने के बाद सुलेखा ने कहा, डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी लखनऊ के सबसे फेमस कार्डिक सर्जन हैं, उनका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। कल तुम मेरे साथ उस हॉस्पिटल में चलना, सारा चेकअप वहीं हो जाएगा। आज मैं डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी से बात कर लूंगी। सुलेखा की बात सुनकर के अपूर्व राय सिंघानी चुपचाप बैठा रहा। कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। पापा को चुप देख करके मयूरी ने कहा, पापा आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? मम्मी ने कुछ कहा है? कल आपको चलना है त्रिपाठी अंकल के हॉस्पिटल में। अपनी आंखें नीचे करके ही अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, मैंने उनका इतना अपमान किया, अब किस मुंह से जाऊंगा? सुलेखा, किसी और डॉक्टर के हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। अपूर्व, तुम उनको बहुत गलत समझते हो, उन लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे डॉक्टर तो हैं ही। अगर तुम चले जाओगे तो मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करने वाले हैं वो लोग। ठीक है, कल का कल देखेंगे। आज डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख करके दी है वही खा करके देखता हूं, अगर आराम लगा तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है। जरूरी कैसे नहीं है पापा? डॉक्टर ने चेकअप करने के लिए कहा है, चेकअप कराने जाना पड़ेगा। अगर जाना ही है तो पहचान वाले डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएंगे? आपको मैं ले चलूंगी। रात को सोने से पहले अपूर्व राय सिंघानी ने डॉक्टर की दी हुई दवाइयां खा ली और सो गया। सुलेखा भी सो गई थी। अचानक किसी के कराहने की आवाज सुन करके सुलेखा की नींद टूटी तो देखा अपने सीने को पकड़ करके अपूर्व दर्द के मारे तड़प रहा है। वह पूरी तरह पसीने से भीग गया। सुलेखा घबरा करके उठी और मयूरी को बुलाया। मयूरी भी नींद में थी। मम्मी की आवाज सुन करके घबरा करके उठ बैठी और पूछा, क्या हो गया मम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है मयूरी, अभी उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा, दर्द से बहुत तड़प रहे हैं। मम्मी, मैं हंस को फोन करती हूँ, हंस अपने पापा को बता देगा तो उनके हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेज देंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से फोन करो, तुम्हारे पापा की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। खबर सुनकर के हंस ने अपने पापा को जगाया और कहा, मयूरी के पापा की कंडीशन सीरियस है, उनको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है। डॉक्टर अभिलाष ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को बुलाया और मयूरी के घर में एम्बुलेंस भेज दिया। सुलेखा और मयूरी ने मिलकर के अपूर्व राय सिंघानी को डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी के हॉस्पिटल में लेकर के आई। अपूर्व राय सिंघानी को त्रिपाठी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया। सारा चेकअप करने के बाद पता चला रात को माइनर अटैक आ गया था। कार्डिक सर्जन रोजा मैथ्यू उस समय इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। थोड़ी देर पश्चात डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी भी हॉस्पिटल आ गया। सुलेखा और मयूरी उदास बैठी थी तो उन्हें साहस देते हुए डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, मेरे रहते चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस केस भी नहीं है। वैसे डॉक्टर रोजा ने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दिया है। सुलेखा रो पड़ी, डॉक्टर अभिलाष, अपूर्व ठीक हो जाएंगे ना? चाहे हम दोनों में वैचारिक तालमेल नहीं हो, मगर मैंने तो अपूर्व से सच्चा प्यार किया था, उनके बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं पाती। अभी तक तो मयूरी की शादी भी नहीं हुई है। मयूरी भी रो पड़ी, डॉक्टर अंकल, मेरे पापा को भी ठीक कर दीजिए, मेरी तो शादी हो जाएगी, पापा के बिना मम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी। पापा ने जो भी कहा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए हंसते हुए डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, मेरी होने वाली बहू मुझसे माफी मांग रही है। सुलेखा जी, मुझ पर मेरी बहू को भरोसा नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाता। दिल को हेल्दी रखने के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना हमने सीख लिया है। मयूरी,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर रोजा ने कहा, डॉक्टर त्रिपाठी अगर आपकी अनुमति हो तो इनका पूरा ट्रीटमेंट मैं कराना चाहती हूँ। मुस्कुराते हुए डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आपको केवल असिस्ट नहीं कराना है, पूरा ट्रीटमेंट कराना है। मयूरी रोजा के रहते हुए तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। सी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल कार्डिक सर्जन। डॉक्टर त्रिपाठी, मैं इस पेशेंट को बिल्कुल सही कर पाऊंगी क्या? बिल्कुल कर पाओगी, मैं आपके साथ रहूंगा, डोंट वरी। ऐसे करके ही तो धीरे धीरे सीखना है और एक सफल कार्डिक सर्जन बनना है। झेपते हुए डॉक्टर रोजा ने कहा, आपके सामने मैं अभी बच्ची हूं, मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखना है डॉक्टर त्रिपाठी। मयूरी रोजा के पास आई और उसका हाथ पकड़ करके बोली, मेरे पापा की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है रोजा, मेरे पापा को बचा लेना, चिंता मत करो दीदी, अंकल को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आपकी शादी में अंकल बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के शामिल होंगे, मेरा वादा रहा। मेरे साथ ईश्वर जैसे डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी जो हैं, उनके होते हुए भला किसी को कुछ हो सकता है? जोर से हंसते हुए डॉक्टर अभिलाष ने कहा, मेरी बहू बनने से पहले ही डॉक्टर रोजा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, मुझे ईश्वर बना दिया। ना जाने कितने लोगों को आपने जिंदगी दी है अंकल, आप ईश्वर से कम नहीं हैं। मयूरी ने भी रोजा का साथ दिया। डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी फिर जोर जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, सुलेखा जी, दोनों बेटियों को देखिए, अभी मेरे घर की बहू बन भी नहीं पाई हैं और मुझे ईश्वर के स्थान पर बैठा दिया। आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर त्रिपाठी, आपके घर में इतनी प्यारी प्यारी दो बेटियां आ रही हैं, आपका घर खुशियों की रोशनी से जगमगा उठेगा, आपका परिवार एक सुखी परिवार कहलाएगा। दुख के इस अवसर पर सबके चेहरे पर उदासी के बीच भी मुस्कान की उजली किरण दिखने लगी थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 15 और अंतिम भाग में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के अंतिम भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।